हाय वेलकम बैक इन दिस ऑनगोइंग सीरीज ऑफ क्राफ्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हम प्रॉब्लम्स के थ्रू मैथ को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम करने वाले हैं IIT JEE 2009 में पूछे गए क्वेश्चंस को, और उसके थ्रू हम समझने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को। सो लेट अस सॉल्व इट। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy, जिसमें x और y इंटीजर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, x और y इंटीजर्स हैं। और उसके बाद देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा x y के फॉर्म में। उसके बाद हम x y को फाइंड आउट करने के बाद एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम ये पाएंगे कि उस रेक्टेंगल का लेंथ और हाइट या फिर लेंथ और विड्थ क्या होगा, एंड देन उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होगा। सो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड देन यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल सी हाउ वी कैन डू इट। आई नो कि आपने इसे कर लिया होगा, दैट्स गुड। अगर नहीं किया है सो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। सो यहाँ पे आपने देखा कि z = x + iy पहले से गिवन है, तो ऑब्वियसली हम उस इंफॉर्मेशन को तो लेने वाले ही हैं। z = x + iy। देन ये जो इक्वेशन दे रखा है उसे हमें कुछ मैनिपुलेट करके उसमें काम करना पड़ेगा। सो हमें ये देखना होगा कि इसे कैसे करना है। आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। ऑब्वियसली दो चीज़ें कॉमन आएंगी, z एंड z बार। तो हम ले लेते हैं z × z बार का प्रोडक्ट, एंड यहाँ बच जाएगा z बार स्क्वायर्ड और यहाँ बच जाएगा z स्क्वायर्ड, एंड दैट इज़ 350 एज इट इज़। अब हम क्या करने वाले हैं, चूँकि आपको ध्यान होगा कि अगर हमारे पास z बार गिवन हो तो हम उसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर्ड। तो हम यहाँ पे वही रिप्लेस करने वाले हैं, z बार की जगह पे मॉड ऑफ z स्क्वायर, और इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि a² + b² की एक आइडेंटिटी होती है, हम उसको लिख सकते हैं a + b² - 2ab। आप ये सिंप्लीफाई करके चेक भी कर सकते हो कि इट विल बी द सेम। तो यहाँ वही काम करने वाले हैं। यहाँ पे लिखने वाले हैं हम क्या, z बार + z the quantity squared -2 times z bar into z, और राइट हैंड साइड में एज यूजुअल 350 चलते चले जाएगा। मॉड z स्क्वायर को अगर हम x और y के फॉर्म में लिखना चाहें सो वी विल गेट x² + y², एंड यहाँ पे z बार + z क्या होगा। आपको ध्यान होगा कि वेरी फर्स्ट इस सीरीज़ का जो सबसे पहला वीडियो था उसमें मैंने समझाया था कि z + z बार यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली व्हाट वी गेट, z बार + z is going to be, तो हमें मिलेगा 2x यानी कि ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ x। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 2x होल स्क्वायर, और यहाँ फिर से ट्वाइस ऑफ z बार + z को लिख सकते हैं x² + y², एंड राइट हैंड साइड में 350 तो रहेगा ही। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा x² + y², और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने से मिलेगा 4x² - 2x², दैट इज़ 2x², एंड नेगेटिव ऑफ 2y²। अब आप समझ सकते हो कि इन दोनों में से 2 कॉमन लेके हम राइट हैंड साइड की 350 को उस 2 से कैंसिल कर देंगे। तो ये बन जाएगा x² + y², एंड देन x² - y² इज इक्वल टू 350/2, दैट इज़ 175। अब आप इसको डायरेक्टली x और y को नहीं फाइंड कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस 175 नंबर पे विचार करते हैं और इधर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि ये 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक नंबर कंसिडर किया जाएगा एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दूसरा नंबर। तो इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है इसने 175। तो पहले हम 175 को फैक्टर करेंगे कि वो कितने तरीके से दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखते हैं, इसमें हम इसको 175 को लिख सकते हैं दो तरीके से। इसके लिए पहले 175 को आप फैक्टराइज करोगे, सो वी विल गेट व्हाट 5 इंटू 5 इंटू 7। यह है 175 का फैक्टर। 175 के फैक्टर्स हमने लिख लिए, तो हमें इसको लिखना होगा। एक तो पहला फॉर्म हो सकता है 25 इंटू 7 एंड देन आई थिंक 35 इंटू 5, यस इज करेक्ट। तो अब आपको देखना होगा कि ये एक्चुअली 5 इंटू 5 इंटू 7 को इसी दो तरीके से लिखा जा सकता है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमें ये पता लग गया कि या तो ये जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है या तो 25 इंटू 7 का फॉर्म लेगा या फिर 35 इंटू 5 का लेगा। और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से बड़ी क्वांटिटी है तो हमें इसी ऑर्डर में लिखना चाहिए। तो हम एक बार ऐसा ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 अगर ऐसा कंसिडर किया जाए तो हमें लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू को 7। और ऐसा भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने अगर 35 ली होती तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 5। बट अब गौर कीजिए इस बात पे, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 35 किसी भी दो इंटीजर्स के स्क्वायर करके नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई इंटीजर्स दे रखे हैं। तो एक्स और वाई चूँकि स्ट्रिक्टली इंटीजर्स नंबर हैं तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे दो नंबर्स नहीं मिल सकते इंटीजर्स में जिनको स्क्वायर करके 35 ले जा सके। इसलिए ये तो केस पहले ही डिस्कार्ड कर दिया हमने। अब बचा ये वाला, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिख रहा होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 ये सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज्ड पाइथागोरियन है, जिसमें ये है 5 स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये कब पॉसिबल होगा। इसके लिए x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू 4। बट रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो हमें x को लेना पड़ेगा बड़ा नंबर और y को लेना पड़ेगा छोटा नंबर। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम x को लेने वाले हैं 4 और y को लेने वाले हैं 3। तो इसलिए अब दोनों चीज़ें यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि अगर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 और अगर 4 स्क्वायर माइनस 9 करेंगे तो हो जाएगा 7। तो हमने एक्स और वाई ढूंढ लिया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स तो यहाँ नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकता है। इसलिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी +-4 और वाई की वैल्यू हो जाएगी +-3। हम केवल पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं लेंगे, नेगेटिव क्वांटिटी भी लेंगे। तो अब हमें x और y की चार मतलब x की 2 वैल्यूज़ और y की 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो हमें ये जो चाहिए था वो मिल चुका है। हालांकि ये तो हमने ऐसे ही इंट्यूशन से और हिट एंड ट्रायल से इसको फाइंड कर लिया। आप x और y को एग्जैक्टली फाइंड करने का एक तरीका अप्लाई कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 को फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लो और इसको सेकेंड इक्वेशन और इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, जिससे एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 16, जहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी +-4। और फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी विल गेट 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 7 इज 18, जिसमें y स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 9 और y की वैल्यू मिल जाएगी +-3। तो आप यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली अपना दिमाग लगा के x और y की वैल्यू को गेस और ट्रायल करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू मिल गई +-4 और y की वैल्यू +-3। अब इन्हीं के आधार पे हमें एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि यही सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के, और उस रेक्टेंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट किया और इस रेक्टेंगल के वर्टिसेस को तय करने के लिए हमें इनके जो
एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिली हैं उनके आधार पे जो जो ऑर्डर पेयर्स मिलने वाले हैं एक्स और वाई के, उनको हमें वर्टिसेस मानना होगा। तो कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे पहले उनको देख लेते हैं। तो वो हो जाएगा क्या, 4,3, देन हो सकता है -4,3, देन हो सकता है -4,-3, एंड जो लास्ट वर्टिसेस हो सकता है, वर्टेक्स हो सकता है, वो हो सकता है 4,-3। सो ऑब्वियसली ये चारों क्वाड्रेंट्स के 4 वर्टिसेस हैं। सो 4,3 यहाँ पे होगा, -4,3 यहाँ पे हो सकता है क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा -4,-3, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है 4,-3। तो अब ये चारों वर्टिसेस हमने तय कर लिए हैं। तो अब आपको बताना है कि इसका लेंथ और विड्थ क्या होगा ताकि हम इस एरिया को फाइंड कर सकें। सो ऑब्वियसली ये चूँकि -4 से 4 तक का डिस्टेंस है, तो -4 यानी कि ओरिजिन से 4 यूनिट पीछे और 4 यानी कि 4 यूनिट आगे, तो दोनों लेंथ्स को अगर ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 8 यूनिट्स का लेंथ इस रेक्टेंगल का। सिमिलरली 3 यूनिट्स ऊपर एक्स एक्सिस से और 3 यूनिट नीचे एक्स एक्सिस से, यानी कि ये लेंथ हो जाएगा पूरा का पूरा 6। सो तो एरिया मिलेगी वो हो जाएगी 8 × 6 दैट इज़ 48। So the correct option should be A. Alright, so इस क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, यानी कि पूरी सीरीज़ का आई थिंक 8th क्वेश्चन और 2009 का सेकेंड क्वेश्चन जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा गया है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी सीरीज़ का। इसमें कहा गया है कि z इज इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इज समथिंग एट थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्रीज। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये वास्तव में कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योर क्वेश्चन नहीं है। पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के गिवन इंफॉर्मेशन को यूज़ करके इसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होगा एंड देन उसको सॉल्व करना होगा। Again you can pause the video, try it and then we will solve it. Okay, so इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो इस समेशन को ओपन करना पड़ेगा ताकि हम क्लियरली देख सकें कि इसमें कौन कौन से टर्म्स अवेलेबल हैं, उसके आधार पे फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो समेशन को ओपन करने के लिए समेशन में m की वैल्यू 1 गिवन है सबसे लोएस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू 15 है, तो यहाँ m की वैल्यू 1 से स्टार्ट करने वाले हैं और हमें लेना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो हम क्या लिखने वाले हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर m-1। तो अगर आप पहले यही फाइंड कर लोगे कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इस टू द पावर m-1 का, उसके बाद हम सारे इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर देंगे इस समेशन के लिए। तो z की वैल्यू दे रखी है कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा, सो वी हैव टू फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल पावर 2m-1। तो अगर कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 2m-1 हो तो डी मोइवस थ्योरम से हम इस 2m-1 को इस एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मिल जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कोसाइन 2m-1 थीटा प्लस आई साइन 2m-1 थीटा। और इसके बाद इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ढूंढना सरल है, वो क्या मिल जाएगा, साइन 2m-1 थीटा। तो अब हमने इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके एक सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया है और अब इसको हमें समेशन देना है। तो अब इस समेशन को यहाँ प्रोवाइड करना होगा m इज इक्वल टू 1 to 15 और यहाँ पे है साइन ऑफ 2m-1 थीटा। समेशन को लिखने के लिए राइट हैंड साइड में हर एक टर्म को m की वैल्यू 1 से स्टार्ट की जाएगी। सो जैसे हम यहाँ पे m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें पहला टर्म मिलने वाला है साइन थीटा और ये ऑड नंबर है 2m-1, तो अब 1 के बाद मिलना चाहिए साइन 3 थीटा। देन
साइन 5 थीटा एंड फाइनली यहाँ मिल जाएगा साइन 29 थीटा, क्योंकि हम m की वैल्यू 15 पुट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 29 थीटा। तो अब इसको हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए एक रेडीमेड फार्मूला आपको मिलेगा हर एक बुक में, लेकिन ध्यान रहे ये जो फार्मूला मिलेगा वो आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़े मुझे कम लगता है कि वो मिले। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखिएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का केवल यहाँ तक का ही रोल था, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल प्योर क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। तो आगे के जो भी काम किए जाएंगे वो ट्रिग्नोमेट्री से ही किए जाएंगे। तो पहले वो देखते हैं कि वो आइडेंटिटी क्या है, उसके बाद हम उसको अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। जो आइडेंटिटी है वो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस साइन ए प्लस 2d डॉट डॉट साइन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू होना क्या चाहिए, साइन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2 देन साइन n d by 2 and divided by sin d by 2। ऑलराइट, तो हमें इसको यहाँ पे यूज़ करके फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि जो ये एंगल्स हैं ना वो AP में हैं हर एक टर्म के, मतलब आप A से स्टार्ट करोगे a प्लस 2d एंड सो ऑन, तो ये फाइनल रिजल्ट हमारा ऐसा मिलता है। ये फार्मूला आप ऑब्वियसली किसी भी बुक में पा सकते हो। अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ उसी को आइडेंटिफाई करना है कि A की वैल्यू क्या है एंड D की वैल्यू क्या है एंड इसके राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ देखते हैं। सो A की वैल्यू हमने इसको ऑब्जर्व किया, सो वी गॉट A इज इक्वल टू थीटा एंड D इज इक्वल टू 2 थीटा। तो इसके बाद इन सब चीज़ों को हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा। कैसे? A की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है थीटा, N की वैल्यू पुट करनी 15, तो ये मिल जाएगा 14 इंटू 2 थीटा बाई 2 बिकॉज D की वैल्यू 2 थीटा थी। यहाँ पर मैं लिखूँगा साइन और यहाँ हो जाएगा N की वैल्यू 15 है और थीटा की वैल्यू है 2 थीटा, सो ये सीधे हो जाएगा 15 थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2। हमें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये मिल जाएगा क्या, साइन, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 14 थीटा प्लस थीटा इज़ 15 थीटा और यहाँ मिल जाएगा साइन 15 थीटा वंस अगेन एंड डिनोमिनेटर में साइन थीटा बाई 2। हमें क्या करना होगा, थीटा की जगह पे रखना है 2 डिग्रीज, सो ऊपर मिल गया हमें साइन 30 डिग्रीज इंटू साइन 30 डिग्रीज एंड डिवाइडेड बाय साइन दिस इज 2 थीटा बाई 2, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ मिल जाएगा केवल थीटा, तो यहाँ मिल जाएगा साइन 2 डिग्रीज। ऑलराइट, तो साइन 30 इंटू साइन 30 इज गोइंग टू बी 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 1/4 साइन 2 डिग्रीज एंड ऑप्शन इज डी। तो ये तो पहला मेथड हुआ इसको करने का, इसमें ये आइडेंटिटी आपको याद रहना चाहिए। अब मैं वो मेथड बताता हूँ जिसमें इनफैक्ट इस आइडेंटिटी को डिराइव करने के लिए जो टेक्निक अप्लाई किया जाता है वही टेक्निक हम डायरेक्टली इस सीरीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ बेटर वे उसको, और उसके लिए मैं फिर से इस सीरीज़ को लिखूँगा और वो गिवन है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा एंड डॉट डॉट साइन 29 थीटा। तो इसके बाद इसमें क्या करेंगे कि हम एक टर्म लेंगे 2 साइन थीटा और उसको पूरे टर्म्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा
इंटू साइन थीटा पहले से दे रखा था, देन 2 साइन थीटा और इंटू क्या लिखेंगे साइन 3 थीटा, एंड देन डॉट डॉट फिर से 2 साइन थीटा इंटू साइन 29 थीटा। तो हमने क्या किया कि 2 साइन थीटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऐसा क्यों, इसको थोड़ी देर में समझने वाले, समझ में आ जाएगा वो क्यों हुआ है। यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा एज इट इज़ डिनोमिनेटर में, यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और आपको ध्यान होगा कि 2 साइन ए साइन बी का एक आइडेंटिटी होता है, वो क्या होता है मैं यहाँ लिखता हूँ, 2 साइन ए साइन बी इज व्हाट, कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ आपको सीधे पता चल रहा है कि थीटा ए है और 3 थीटा बी है। आप उल्टा भी ले सकते हो, 3 थीटा को ए और थीटा को बी। तो वो डायरेक्टली क्या मिलने वाला है हमें, ये मिल जाएगा कोसाइन ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा लो, चाहे थीटा माइनस थीटा लो, डजंट मैटर बिकॉज कॉस नेगेटिव थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा। तो यहाँ मिल जाएगा कॉस 2 थीटा एंड माइनस कॉस 3 थीटा, क्योंकि सॉरी कॉस 4 थीटा। एंड सिमिलरली अगर इसके आगे का टर्म होता तो वहाँ क्या होता, कॉस 4 थीटा एंड माइनस कॉस 6 थीटा। और लास्ट में जो टर्म आएगा वो हो जाएगा कोसाइन इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 28 थीटा एंड माइनस इन दोनों का सम, दैट इज कोसाइन 30 थीटा। और ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो अब सीरीज़ पहले बिल्कुल प्लेन था, अब वो बन गया टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक सीरीज़ में टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ cos 4 थीटा इस cos 4 थीटा से कैंसिल हो जाएगा, फिर cos 6 थीटा नेगेटिव का अगले वाले टर्म के cos 6 थीटा पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे 30 थीटा है बाय द वे। और फाइनली कोसाइन 28 थीटा भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज cos 30 थीटा को कैंसिल करने वाला कोई टर्म नहीं बचेगा। तो लास्ट में क्या बचना चाहिए आपको, ये दोनों टर्म्स एंड देन नेगेटिव cos 30। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 थीटा एंड माइनस कोसाइन 30 थीटा। अब क्या करना होगा, इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को भी हम cos 2 थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2, नॉट 1 माइनस 2, इट इज़ 1 माइनस cos 2 थीटा, सॉरी 1 माइनस cos 2 थीटा। और ये पहले से है cos 2 थीटा और यहाँ है cos 30 थीटा। तो यहाँ मिल जाएगा अब आपको cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसल्ड, और थीटा की जगह पे आपको रिप्लेस करना है थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्रीज, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू 1/2 साइन 2 डिग्रीज, और यहाँ मिलेगा 1 माइनस कोसाइन 60 डिग्रीज। और कोसाइन 60 डिग्रीज की वैल्यू हो जाएगी 1/2, सो 1 माइनस हाफ इज हाफ टाइम्स 1/2 साइन 2 डिग्रीज इज गोइंग टू बी अगेन 1/4 ऑफ 1/sin 2 डिग्रीज। और फिर से वही आंसर आया। तो ये दूसरा वे था, इसमें हमें वो एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा, हालांकि उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए भी यही टेक्निक अप्लाई किया जाता है। तो उसमें भी हम साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और फिर फर्दर टेलीस्कोपिक में उसको कन्वर्ट करके जब कुछ चीज़ें कैंसिल करेंगे तो हमें वही मिलेगा जो रेडीमेड फार्मूला वहाँ पे हमें दिख रहा था। तो ये दूसरा तरीका हुआ और ये दूसरा क्वेश्चन हुआ 2009 में पूछा गया। अब एक और क्वेश्चन है जो कि हम उसको देखते हैं कि वो क्या है।
क्वेश्चन में हमें 2 कॉलम्स गिवन है और उन दोनों में फिर हमें मैच करना है। लेकिन IIT JEE में जो मैच कॉलम का क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ा सा ट्रिक होता है। उसमें कंडीशंस क्या होता है कि A के लिए फिर इन PQRST में से सभी ऑप्शंस हो सकते हैं या कोई एक ऑप्शन हो सकता है। फिर B के लिए भी इसी तरीके से जो A में कुछ पहले से ज्वाइन हो गया है वो भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सर्कल मतलब एक पार्ट A के लिए आपने P चूज़ किया है या फिर P के साथ मैच हो रहा है तो वो B के साथ मैच नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें आपको इस बात का ध्यान देना है। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन गिवन है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट का केवल 2 ही क्वेश्चन है, Q एंड T वाला ऑप्शन। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट से बाहर का है उसको मैंने ब्लर कर दिया है। सो हमें P, R और S वाले ऑप्शंस पे कंसिडर नहीं करना है, हमें केवल ये Q और T वाले क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन को फिर से आप देखिए, समझिए एंड यू कैन पॉज द वीडियो एंड लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो कॉलम 1 में 4 कोनिक सेक्शंस हैं, उन कोनिक सेक्शंस के दोनों डेफिनेशन आने चाहिए। कौन कौन से 2 डेफिनेशंस? एक तो प्योर ज्योमेट्री वाला डेफिनेशन जो कंस्ट्रक्शनल डेफिनेशन कहा जा सकता है कि हम इन कोनिक सेक्शन को जिस आधार पे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कौन सा डेफिनेशन है। और दूसरा डेफिनेशन वो जिसमें कोनिक सेक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी अलजेब्रिक इक्वेशन से, जो कि इनफैक्ट हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो हमें इन दोनों को साथ साथ याद रखते हुए चलना चाहिए। तो आप अगर सर्कल को इस तरीके से देखोगे कि वो कंस्ट्रक्शनल क्या है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कंस्ट्रक्शनल और यहाँ पर लिख सकता हूँ अलजेब्रिक। तो आप कंस्ट्रक्शन में यही देखोगे कि शेप क्या है ये, और इस शेप का मतलब आप समझोगे ना कि ये कोई पॉइंट P फिक्स्ड है, सॉरी ये कोई पॉइंट मूविंग है, वो इधर भी मूव कर सकता है इधर भी, और ये पॉइंट सेंटर इसका फिक्स है, और जो मूविंग पॉइंट है उस फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस जो कि रेडियस है उस पे वो रहेगा, इसलिए वो ऐसे मूव करेगा। लेकिन अलजेब्रिक इसका डेफिनेशन बहुत सारा हो सकता है, x² + y² = r², जिसमें ओरिजिन का सेंटर है। लेकिन मोस्ट जनरली अगर हमारे पास कुछ सेंटर्स उसके दे रखे हैं x - h² एंड प्लस y - k² = r²। तो इस इक्वेशन को देखते ही हम पता लगा लेते हैं कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर hk है और रेडियस r है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेफिनेशन है कि वो रिप्रेजेंट करता है एक इक्वेशन से, और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए जिस तरीके का हम कंडीशन लेते हैं उसके आधार पे इसको डिफाइन करते हैं। तो ये तो सर्कल का हुआ। पैराबोला के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि पैराबोला के डेफिनेशन क्या है? कंस्ट्रक्शन की एक फोकस होता है, फोकस से एक पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस उसके डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस के बराबर होता है। मतलब ये एक फिक्स्ड लाइन हो और ये फिक्स पॉइंट है। सो फिक्स पॉइंट से इस पर्टिकुलर मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से उसी मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस बराबर हो तो हम कहेंगे कि वो पैराबोला है। दैट इज PS = PF। और इसके लिए जो दूसरा डेफिनेशन है वो है y² = 4ax अलजेब्रिक। तो दोनों साथ साथ आपको याद रहना चाहिए। सिमिलरली अगर हमें एलिप्स पे जाना होगा तो एलिप्स का क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 फोकाई यानी कि फिक्स पॉइंट ऑफ प्लेन में F1 एंड F2 और कोई पॉइंट P मूविंग है, तो यहाँ पे F1P प्लस F2P का जो डिस्टेंस होता है वो होता है कांस्टेंट, हमेशा फिक्स होगा। और इसके लिए जो अलजेब्रिक डेफिनेशन है वो है दैट इज x² + y² b² = 1। अगर मेजर एक्सेस है तो आप a और b को समझ सकते हो कि वो कैसे होंगे। और हाइपरबोला के लिए हमारे पास ये एलिप्स की तरह बिहेवियर होता है, लेकिन यहाँ पे F1P
माइनस f2p का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो कोई कांस्टेंट होता है। और हाइपरबोला की जो इक्वेशन लिखी जाती है वो लिखी जाती है ऐसे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। तो इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान रहना चाहिए, मतलब आपको पता भी होगा ऑब्वियसली, और इन्हीं के आधार पे इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, तो पहले मैं लेता हूँ Q। तो Q वाले पार्ट में आपको ध्यान देना है कि इसने सिंपली ये कहा है कि पॉइंट Z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सेटिस्फाइंग Z प्लस 2 मॉड माइनस Z माइनस 2 मॉड इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो Q पार्ट है उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे है Z प्लस 2 का मॉड माइनस Z माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। आप सोच के देखिए कि Z प्लस 2 क्या बताता है। अगर आपने पीछे के 2 क्लासेस की होंगी तो आपको सीधा पता चल गया होगा कि ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम -2, और ये क्या है भाई, डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम 2, तो अब आप ध्यान से देखिए कि ऐसा कहाँ है, डिफरेंस ऑफ 2 डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट। और यहाँ वही तो कहा गया है PF1 माइनस PF2 का मॉड इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है तो चूंकि जो इसके बाहर यहाँ मॉड होता, आप उसको जब ओपन करोगे तो उस मॉड के को ओपन करने के बाद ही यहाँ पे प्लस माइनस 3 आया होगा। इसका मतलब मैं इसको फिर से अगर ऐसे लिखूँ कि Z प्लस 2 का मॉड माइनस Z माइनस 2 का मॉड का होल मॉड इज इक्वल टू प्लस 3, तो ये एग्जैक्टली इसके इक्विवेलेंट होगा। अब आप ये क्लियरली देख सकते हो कि ये क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट का, ये वेरिएबल पॉइंट का 2 फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंसेस हैं उसके डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला एग्जैक्टली। तो इसमें आपको क्या कर देना है, D के साथ जो मैच होगा वो बनेगा Q का। अब आते हैं इस पॉइंट T पे कि वो मतलब ऑप्शन T पे कि वो क्या रिप्रेजेंट करने वाला है। सो लेट्स सी। तो ये है रियल पार्ट ऑफ Z प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें केवल आपको Z की जगह पे x प्लस y पुट करना है एंड उसके बाद सिंप्लीफाई कर देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ x प्लस IY प्लस 1 होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा मॉड ऑफ Z का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये प्लस 1 पहले से था। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ, ये है x प्लस 1 प्लस IY। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे तो, और इधर हो जाएगा सिंपली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो नाउ इसको आप क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें रियल पार्ट लेना है, तो वही आएगा जो आयोटा से फ्री होगा। सो आयोटा से फ्री क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करने वाले हैं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आयोटा से फ्री होगा, एंड आयोटा y का स्क्वायर भी आयोटा से फ्री होगा। बाकी जो 2ab वाला जो पोर्शन होगा वो नहीं फ्री होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ IY का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यहाँ मिल जाएगा नेगेटिव y स्क्वायर बिकॉज I का स्क्वायर हो जाएगा -1। एंड अब जो आगे का काम है उसमें काटा पीटी करना है। सो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, एंड यू आर गेटिंग 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x। और आपने देखा कि अभी कुछ देर पहले बताया था कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का फॉर्म हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यस पैराबोला। तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x जो होगा वो
पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि टी के साथ जो करेक्ट मैच होना चाहिए वो है एक्जैक्टली द सेकेंड नंबर, दैट इज बी। टी के साथ जो मैच होगा वो बी होगा, क्योंकि जो पैराबोला था वो बी नंबर पे था। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। और आपने महसूस किया होगा कि पिछले 3 एपिसोड्स में जो जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स रिपीटेड हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ नया सीखा होगा। और मैं प्रयास करूँगा कि इन सारे क्वेश्चंस को और भी अलग अलग एस्पेक्ट्स से देखा जाए और समझा जाए, और कुछ नए मेथड्स से भी सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2010 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।